बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अपना पिछला लेक्चर जो है वो अच्छी तरह समझ आया होगा और आपने उसकी एक्सरसाइजेस भी जो हैं वो भी प्रैक्टिस की होंगी। मैंने पहले आपसे कहा था कि थॉमस एंड फिनी की बुक आप लें और उसमें तमाम ऑड क्वेश्चंस जो हैं, जो कंसर्न एक्सरसाइजेस हैं, उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि आपको उनकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर प्लेन्स में किया था, जिसमें हमने उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात की थी। फिर हमने आपको डॉट प्रोडक्ट बताया कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। वो आपको एक स्केलर क्वांटिटी देता है और उसके लिए हमने डिफरेंट जो है वो फिज़िकल एग्जांपल्स भी आपको करवाई थी जिसमें वर्क डन था। और उसके अलावा फिर मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से भी बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आपको जो है वो एक वेक्टर ही देता है और जो कि नॉर्मल टू द प्लेन्स डिटरमिन्ड बाय द अदर टू वेक्टर्स जो है वो आपको मिलती है। और उसके हवाले से भी हमने कुछ प्रॉब्लम्स, फिज़िकल प्रॉब्लम्स किए थे, कुछ एग्जांपल्स हमने की थी। तो वहाँ पे हमने प्लेन के हवाले से वेक्टर का जो लेसन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट तो खैर नहीं होती कोई चीज़ भी, बहुत सारी चीज़ें आगे हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में मौजूद है चीज़ें हमने ऑलमोस्ट उनको प्लेन के हवाले से टच कर लिया था। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चल के स्पेसिस में वेक्टर्स की बात करेंगे, लेकिन अभी इस लेक्चर में नहीं। इस लेक्चर में हम आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। पहले हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात की थी जिसमें हमने आपको प्लेन में पोलर कोऑर्डिनेट्स बताए थे। अब हम 3 डायमेंशनल स्पेस में जाएंगे और उसमें आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। पहले हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात की थी तो जिसमें सिर्फ प्लेन थी, लेकिन जब आप स्पेस में जाते हो तो मैंने आपसे को पहले बताया था कि जो रियल लाइफ में हमारे पास हर जो चीज़ है उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में नहीं बता सकते आपको। कि बाज़ चीज़ें होती हैं जहाँ पे कर्वेचर, बेंडिंग या टर्निंग आती हैं, वहाँ पे आपके जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बाज़ दफ़ा आपको सही तरीके इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। रियल लाइफ में आप देखिए कि जिस तरह से आपके ऑर्बिटल स्पेस है जहाँ पे आपके जो हैं वो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सन है, अर्थ है, मून है, ये सारी चीज़ें जो हैं, गैलेक्सी पूरी की पूरी जो है वो आपके राउंडेड शेप्स की चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आती हैं। और राउंडेड शेप है, जिस तरह अर्थ है, मून है, ये एलिप्टिकल पाथ्स हैं इनके, और इलिप्सिस हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सर्कल नहीं हैं। तो इन चीज़ों को जब हम एनालिसिस इनका करने चाहते हैं तो उसमें हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की जो है वो इनफ नहीं होता इंफॉर्मेशन जो मिलती है हमें। उसके अलावा ये है कि आप देखें कि रियल लाइफ में हर जगह पाइप्स ही पाइप्स बिखरे पड़े हैं, आपकी वायर्स हैं, पाइप्स हैं। तो उसमें क्या है कि वो आपकी जो हैं वो पाइप्स जो हैं वो अगेन आप जो है वो उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप उनको एनालिसिस आप प्रॉपर नहीं कर सकते। उसके लिए हम जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को करते हैं कि सिलेंडर टाइप की चीज़ें हैं, पाइप्स जो है वो एक सिलेंड्रिकल टाइप की चीज़ है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम जाएंगे जहां हम पाइप्स की और ट्यूब्स की बात करेंगे और उनका एनालिसिस हम उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर सकते हैं। सो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। फिर हम जो आपको गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है कि वहाँ स्फीयर्स हैं, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात हम करेंगे। जब 3D में जाएंगे तो हमें ये 2 मज़ीद कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके अलावा एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि हम बाद में शायद उस पर भी बात करें कि वो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, कि जो आप एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं जिसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बड़ी आसानी से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी। अभी जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो 3D में सबसे पहले आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करूँगी। सो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? स्पेस में जो हमने पहले किया था XY प्लेन में, तो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स थे, वही चीज़ है, लेकिन अब जब सिलेंड्रिकल की बात करते हैं तो हमारे पास Z कोऑर्डिनेट जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। सो कोई सर्कल है, कोई इलिप्स है, कोई पैराबोला है, हाइपरबोला है, वो जस्ट वो उसी तरीके से आप उसको अगर स्पेस में उठाओ, जैसे
सर्कल है तो सर्कल को अगर आपके पास ये जी एक्सिस है तो सर्कल को जी एक्सिस में आप करोगे तो ऑब्वियसली अगर ये सर्कल है तो ये सर्कल जब ऊपर उठेगा तो ये आपको सिलेंडर की शेप में एक चीज़ देगा। इसी तरह से अगर कोई और शेप है तो जब वो उसमें उठेगी तो वो आपकी सिलेंडर ही होगा, लेकिन अब ये सर्कुलर सिलेंडर नहीं होगा। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं ये आपका 3D में आपके XY कंपोनेंट हैं, ये X है, ये Y है और इसी तरह से आपका ये Z एक्सिस है। जब हम इसमें स्पेस में जाते हैं तो हमारे पास जो है, अगर एक फ़र्ज़ करें कि एक सर्कल है जो कि इस स्पेस में है, तो यहाँ पे एक आपके पास सर्कल जो है वो सबटेंड होगा और इसमें जो Z कोऑर्डिनेट है उसके साथ आपकी जो है ये एग्जैक्टली जो है यहाँ पे आपका एक सिलेंड्रिकल शेप बनेगी, जिस तरह से भी, चाहे वो जी पॉजिटिव डायरेक्शन में करें या नेगेटिव डायरेक्शन में करें। इसी तरह से अगर आप इसकी शेप जो है वो इलिप्स की है तो ये इलिप्टिकल जो है वो आपको सिलेंडर मिलेगा। और अगर कोई डिफरेंट शेप है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इस टाइप की शेप है तो ये इसी तरीके से इस सारी की सारी शेप जो है यहाँ पे भी आपके जो है वो इसी टाइप की शेप जो है वो आपको ऊपर भी मिलेगी और ये इसी तरीके से आपको कोऑर्डिनेट्स देगा। So cylindrical coordinate for a space can be determined by combining polar coordinates in XY plane, जो मैंने अभी आपको कहा, विद द यूजुअल Z एक्सिस, कि आपका X एक्सिस जो है नॉर्मल जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था वही मौजूद रहेगा। सो आपके पास अगर हम लेट से कि हमारे पास ये P कोई भी पॉइंट है स्पेस में, तो इसके तीन जो है ट्रिपल जो है पेयर, ऑर्डर पेयर होगा। पहला जो है वो उसके डिस्टेंस रेडियस को शो करता है, आपके XY प्लेन में पोलर कोऑर्डिनेट्स के रेडियस है, थीटा जो है वो उसका एंगल है विद एक्स एक्सिस जैसे प्रीवियसली हमने किया था, और जी एक्सिस जो है वो उसका थर्ड कोऑर्डिनेट है स्पेस के अंदर। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स किस तरह होंगे कि आपके पास एक्स जो है अगेन आर कॉस थीटा आएगा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा आएगा, और z कोऑर्डिनेट जो है वो सेम रहेगा। सो हम इस तरह से इस कोऑर्डिनेट को करते हैं। दिस कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन, हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात करें फॉर स्पेस कैन बी ऑब्टेन कंबाइनिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स इन एक्स वाई प्लेन विद यूजुअल जी एक्सिस। दिस असाइन टू एवरी पॉइंट इन स्पेस वन और मोर कोऑर्डिनेट ट्रिपल्स ऑफ द फॉर्म आर थीटा एंड जी। अब देखिए वन और मोर, हमने पहले आपको बताया कि पोलर कोऑर्डिनेट जो हैं वो आपके किसी भी पॉइंट के यूनिक नहीं होते, क्योंकि आपको मैंने काफ़ी सारी एग्जांपल्स बताई थी जिसमें एक ही पॉइंट को आप डिफरेंट आर की वैल्यू के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और डिफरेंट एंगल थीटा के साथ, के जब थीटा जो है वो थीटा है प्लस थीटा प्लस 2 पाई है, थीटा प्लस 4 पाई है, थीटा प्लस 6 पाई है, और इसी तरह से। और फिर ये है कि अगर नेगेटिव आर आप लेते हैं तो उसके साथ पाई के साथ वैल्यू जो है डिफरेंट आपकी हैं, तो आपका जो है कोई भी पॉइंट जो है वो यूनिक नहीं होता। सो इसी तरह से जब आप पोलर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो कोई पॉइंट भी आपका यूनिक नहीं होगा। सो दिस असाइन एवरी पॉइंट इन स्पेस वन और मोर कोऑर्डिनेट ट्रिपल्स ऑफ द फॉर्म आर थीटा एंड जी। सो आर थीटा जो है वो यूनिक नहीं है, जी की जो है वो आपकी यूनिक वैल्यू होगी जैसे कार्टेशियन में होगी। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट अ पॉइंट पी इन स्पेस बाय ऑर्डर्ड ट्रिपल्स। ठीक है, इसके ऑर्डर जो है पहला हमेशा उसका रेडियस शो करेगा, दूसरा एंगल शो करेगा, और तीसरा जो है जी एक्सिस जो कि आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला जी एक्सिस है वही होगा, इन विच R and theta are polar coordinates for the vertical projection of point on XY plate। मैंने आपको प्रोजेक्शन की भी बात पहले बताई थी वेक्टर्स के हवाले से। तो यहाँ पे आपका ये P है, यहाँ से इस पॉइंट को से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इन XY प्लेन विच विल बी द पैरेलल टू जी एक्सिस। तो आपका ये जो है परपेंडिकुलर जब आप ड्रा करते हैं तो ये एंगल प्लेन के साथ 90 का एंगल बना रहा है। सो आपके पास जो है वो आर थीटा जो है वो एक्स वाई प्लेन में आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, और पी की प्रोजेक्शन जो है वो ये आपके पास आ जाएगी। सो इसके अलावा क्या है, जी इज़ द रेक्टेंगुलर वर्टिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, वही एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो है वर्टिकल जो थर्ड डायमेंशन है
वो आपका कोऑर्डिनेट होगा, वो आपका चेंज नहीं होगा। जब आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, स्फेरिकल में ऐसा नहीं है, सिर्फ सिलेंड्रिकल में ये आपकी थर्ड जो डायमेंशन है वो वही है जो आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। जो हम इक्वेशन की बात करते हैं कि आपके एक रेक्टेंगुलर एक्स वाई जी या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को आपस में किस तरह से आप रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि एक्स जो था वो दैट वाज आर कॉस थीटा, वाई जो था वो आर साइन थीटा था, और जेड जो था वो सेम जेड इक्वल टू जेड रहा। ठीक है, और ये इसी तरह से आपने आर जो है वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो है वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देता है। सो आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। और इसी तरह से टेंजेंट थीटा जो है वो आपका y डिवाइडेड बाय x जो है वो आपको वही देता है जो हमने प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये बात की थी। सिर्फ और सिर्फ जो है थर्ड डायमेंशन यहाँ पे इसमें ऐड हुई है। इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स द इक्वेशन r इज इक्वल टू a डिस्क्राइब नॉट जस्ट अ सर्कल। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, हमने आपको बताया था कि ये इक्वेशन जो है वो आपको एक सर्कल दे रही है, r इज इक्वल टू a फॉर, और उसमें आप ऑब्वियसली थीटा जो था वो कोई वैल्यू भी आपको गिवन नहीं थी। सो पूरे का पूरा जो है ये इक्वेशन आपको सर्कल की इक्वेशन दे रही थी। इसी तरह से यहाँ पे भी वो आपको एक सर्कल दे रही है, लेकिन क्योंकि आपकी 3D है तो सर्कल नहीं बल्कि वो पूरे का पूरा सिलेंडर बन जाएगा। सो इट्स नॉट जस्ट अ सर्कल इन एक्स वाई प्लेन बट एन एंटायर सिलेंडर अबाउट द जेड एक्सिस, कि वो सर्कल जो पूरे का पूरा है वो आपके पास, अगर इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि वो पूरे का पूरा जो सर्कल है वो पूरे का पूरा ऊपर उठेगा और एक सिलेंडर की शेप में आपको देगा। ये z पॉजिटिव एक्सिस में भी है, z नेगेटिव। अगर z की कोई लिमिट वैल्यू कोई लिमिट आपको नहीं दी जाती तो इट मीन्स के ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी है। हम इन्फिनिट सिलेंडर की बात करते हैं, लेकिन अगर लिमिटेड हो z एक्सिस की z की वैल्यू तो फिर आपका वो फाइनाइट सिलेंडर होगा, अदरवाइज ये इन्फिनिट सिलेंडर है। दी z एक्सिस इज गिवन बाय r इक्वल टू 0, जहाँ पे रेडियस आपके पास जो है वो अगर आप देखिए तो जहाँ पे r 0 होगा तो ये आपको z एक्सिस देगा। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर इन 3D। ठीक है, तो आपके z एक्सिस जो है वो r इक्वल टू 0 आपको मिलेगा। अब what point satisfy the equation r is equal to 2 and theta is equal to pi by 4। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या था, x इक्वल टू r cos theta and y is equal to r sin theta। हम 3D की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। सो z, अब z पे यहाँ पे देखिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो z इज इक्वल टू, ठीक है, ये है। सो हमारे पास क्या है, x कंपोनेंट इसका इज इक्वल टू 2 cos ऑफ पाई बाय 4, y इज इक्वल टू 2 sin पाई बाय 4 एंड z इक्वल टू c। यहाँ से आपके पास x की क्या वैल्यू आती है 2, और cos ऑफ पाई बाय 4 आपको 1 बाय अंडर रूट 2 देता है, और इसी तरह से y आपको 2 और इसकी भी वैल्यू सेम है 1 बाय अंडर रूट 2 और z इक्वल टू c। सो आपके पास x जो है कोऑर्डिनेट वो आपका अंडर रूट 2 आता है, y कोऑर्डिनेट आपका अंडर रूट 2 आता है और z इक्वल टू c है। सो आपके पास तमाम पॉइंट्स जो हैं वो अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखें तो अंडर रूट 2 एंड z। सो क्या है कि आपके पास x कोऑर्डिनेट भी फिक्स है, y कोऑर्डिनेट भी फिक्स है, और z जो है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। सो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। और आपके पास क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो आपको यहाँ से क्या मिलता है, दिस इज़ ये यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो आपके पास आता है आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर आप यहाँ से देखिए तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है दैट इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर दैट इज़ 4।
ठीक है। तो आपके पास ये सर्कल है इन द प्लेन एक्स वाई विद रेडियस 2। तो आपके पास ये सर्कल की एक इक्वेशन बनती है जिसमें आपके पास जो है वो रेडियस 2 है। आपके पास जो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट्स गिवन हैं, तो उस केस में आपके पास कौन सा पॉइंट आता है जहाँ पे आपके पास x कोऑर्डिनेट जो है वो √2 है, y कोऑर्डिनेट भी √2 है और z जो है वो आपके पास प्लस माइनस है। सो हम देखते हैं कि हमें ये पॉइंट क्या बताते हैं, किस तरह से शेप बनती है। ये आपके पास देखिए कि ये एक प्लेन है, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल है और ये सिलेंड्रिकल शेप है। एक्स वाई प्लेन में आपके पास सर्कल है और ये जो है ये आपका जी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई लिमिट नहीं है, सो ये आपके पास इन्फिनिट सिलेंडर है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपके पास जो है वो ये वाली प्लेन यहाँ जहाँ पे ये कट कर रहा है, ये पूरे का पूरा पॉइंट कि जिसमें z की कोई लिमिट नहीं है, बट आपके पास x और y कोऑर्डिनेट जो हैं वो √2 हैं। सो आपके पास क्या है कि ये आपके पास एंगल आपके पास 45 डिग्री है, ये π/4 है और इस पे आपकी प्लेन जो है वो आपको मिल रही है। और ये लाइन जो है आपको ये ड्रा की हुई नज़र आ रही है, ये आपके पास ये पूरी लाइन जो है वो आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट जो हैं ये सारे के सारे ये आपको गिवन हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ c। सो हमारे पास ये इक्वेशन है। अब स्केच द सरफेस r इज इक्वल टू cos थीटा। हमने पहले भी ये काम किया था, आपको याद होगा कि हमारे पास क्वाड्राइट आया था। सो हमने क्या किया था कि r को हमने लिया, हमारे पास r इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। और हमारे पास जो है वो एंगल भी है, थीटा भी है, z जो है क्योंकि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, जो थर्ड हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, सो z इज इक्वल टू z होगा। सो r अगर हम देखें तो हमारे पास जब थीटा की वैल्यू थी 0, ठीक है, तो हमारे पास r हमें गिवन मिला, r इज इक्वल टू cos 0 1 होता है, 1 + 1 जो है वो r2 हो गया। आपके पास जब ये आपके पास आया cos लेट अस से π/6, तो आपके पास जो है वो r की वैल्यू क्या आई, 1 + √3 डिवाइडेड बाय 2 cos π/6 की ये वैल्यू है। सो आपके पास ये वैल्यू ऑलमोस्ट जो थी वो 1.9 के अराउंड आती थी वैल्यू। देन थीटा इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ से आपके पास 1 + r जो है वो 1 + 1/√2 आपको मिलता है। सो ये 1.7 की अराउंड वैल्यू थी। मैं आपको जस्ट रफ वैल्यू बता रही हूँ, आपने ये एग्जांपल की हुई भी है, इसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा। और थीटा इज इक्वल टू 1 π/3, तो आपको ये अगेन 1 + 1/2 और ये आपको 1.5 जो है वैल्यू दे रहा है। इसी तरह से जब आप थीटा इज इक्वल टू π/2 है तो आपका cos थीटा जो है वो 0 हो जाता है। सो इट विल बिकम r जो है वो 1 हो जाता है। और इसी तरह से जब आपके पास थीटा जो है वो अगर हमारे पास पाई है तो आपके पास cos थीटा जो है -1 होता है और r आपके पास 0 आ जाता है। सो हमारे पास जो शेप बन रही थी वो अगर हम इस यहाँ पे देखते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में देखिए, मेरी ड्राइंग मैंने आपको बताया इतनी अच्छी नहीं है। एनीवे हम देखते हैं कि जो x है वो आपके पास जो है r में हमारे पास जो रेडियस है वो अगर हम r और थीटा की बात करते हैं तो r जो है वो 2 है। लेंथ आपकी जो है वो r यहाँ पे आपके पास अगर हम यूनिट करें तो ये आपके पास 2 यूनिट आती हैं। और इसी तरह से r जो आपका चेंज होता है पॉजिटिव डायरेक्शन से, अगर मैं इस साइड पे ले लूँ तो आपकी जो है प्लेन में हम ये इस डायरेक्शन में लें तो पॉजिटिव आपकी आएगी। तो मेरे पास ये वैल्यू इस तरह से है, तो 2 के साथ है। और फिर जब आप इसमें एंगल x पे 0 पे हैं तो आपके पास ये r जो है वो 2 है
और जो जो आप इंक्रीज़ करते हैं ये थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ होता चला जाता है, और जब आप π/2 पे पहुंचते हैं तो आपके पास जो है ये इसकी वैल्यू 1 आती है। सो आपके पास ये 1 हो जाता है, और फिर जब इसका एंगल आपके पास पाई आता है, इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ पाई है, तो ये आपके पास जो है वो 0 पे आ जाता है। सो आपकी जो शेप बनी थी, हमने आपको बताया था ये कार्डराइट की ऑलमोस्ट ये शेप बनती है। सो आपके पास अब जो नया है, क्योंकि स्पेस में है, सो इसी शेप को आप सीधा ऊपर उठाएंगे और इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो आपको इसी तरह से ये सिलेंडर की शेप जो है वो इस तरह की शेप बनेगी, जो कि सिलेंड्रिकल बनेगी। और ये आप देखिए कि आपके पास जो है वो शेप, ये वाली शेप जो है वो बनी, जहाँ पे आपके पास z जो है कोई लिमिट इसकी नहीं है, z इक्वल टू ये XY प्लेन में आपके पास 0 0 है, और जो जो आप z को इंक्रीज़ करते चले जाते हैं ये आपकी शेप जो है वो इसी टाइप का सिलेंडर आपको मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं कि कार्टेशियन इक्वेशन फॉर द सरफेस z इक्वल टू r स्क्वायर एंड आइडेंटिफाई द सरफेस। आपके पास क्या है, सिलेंड्रिकल में आपके पास जो है वो z इक्वल टू r स्क्वायर है। हम इसको देखते हैं, z इक्वल टू r स्क्वायर। तो आपको पता है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आपके पास जो है वो r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, z इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो हमारे पास जो है वो इसकी इक्वेशन हम देखें कि आपके पास ये बन रही है। सो हमारे पास ये आपके पास अगर हम इसमें आर को यहाँ पे हम इसकी एक टेबल बना लेते हैं। सो जब टेबल बनाएंगे तो आपके पास जो है वो आर की वैल्यू क्या है और जी की वैल्यू क्या है। व्हेन आर इक्वल टू 0, जी आपके पास 0 होगा। व्हेन आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, जो भी वैल्यू है, तो आपके पास c जो है वो भी प्लस 1 हो जाएगा, पॉजिटिव। और इसी तरह से अगर आपके पास c जो है r है प्लस माइनस 2 की वैल्यू है, तो z आपके पास 4 आएगा, एंड देन प्लस माइनस 3, तो आपके पास जो है वो z 9 आएगा। सो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हमारे पास देखिए कि आपके पास इक्वेशन क्या बनती है। व्हेन r इक्वल टू 0, आपके पास ये भी 0 है, रेडियस आपका 0 है, लेकिन जो जो आप इंक्रीज़ करते चले जाते हैं, z इक्वल टू 1 है, तो आपके पास जो भी रेडियस की वैल्यू है x या y दोनों कोऑर्डिनेट पे आप देखिए कि आपके पास r स्क्वायर है। सो दिस इज़ अ सर्कल, ठीक है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन द प्लेन। सो जो भी आपके पास यहाँ पे बनेंगे XY प्लेन में, जितने भी आपके पास बनेंगी वैल्यूज़, वो सारे के सारे सर्कल होंगे। लेकिन क्या है, z के साथ आपके पास किस तरह चेंज हो रहा है कि जो आपका z चेंज हो रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे जब आप z इक्वल टू आपके पास 0 है, XY प्लेन में है, तो आपके पास एक पॉइंट है। लेकिन आप जो z एक्सिस पे ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो है रेडियस की वैल्यू वो 1 आ गई है। ठीक है, इसी तरह से जब आप z इक्वल टू 4 पे गए, आपके पास जो है वो 4 यूनिट्स ऊपर गए, तो आपके पास जो रेडियस की वैल्यू थी वो आपके पास 2 हो गई। इसी तरह से जब आपने z पे आप 9 यूनिट्स ऊपर गए, तो आपके पास r की वैल्यू जो थी वो 3 हो गई। और इसी तरह से आपके पास सिमेट्री में आपके पास जो है r की वैल्यूज़ नेगेटिव भी आ रही हैं, पॉजिटिव भी आ रही हैं। सो आपके पास जो शेप्स बन रही हैं वो सारे के सारे सर्कल ही बन रहे हैं। लेकिन क्या है कि आपके यहाँ पे छोटा सर्कल बन रहा है और यहाँ पे पॉइंट है। सो आपके पास जो भी है ये शेप बन रही है, वो आपके पास ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन है, जो कि आपके यहाँ पे सरफेस से आपको मिली। सो एक तो हमें ये चीज़ चाहिए थी कि आपके पास जो है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें ये चीज़ चाहिए थी। फिर हमने आइडेंटिफाई करना था कि सरफेस किस टाइप की है। सो आपने सरफेस जो है वो ये इन कोऑर्डिनेट से, इस टेबल से आपने स्पेसिफाई की, और एग्जैक्टली जो बनती है वो आपके पास देखिए कि आपके पास जो है ये पैराबोलाइड है। ठीक है, ये दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोलाइड, के जो आपके पास जो आप इंक्रीज़ करते चले जाते हो,
आपके पास जो है ये पैराबोलास बनते हैं, जो कि पूरे का पूरा एक प्याला जो है वो मतलब ये सारे के सारे फॉर वन वैल्यू ऑफ जी ये एक सर्कल है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ जी आप देखें तो ये आपको सर्कल मिलेंगे जो कि डिफरेंट रेडियस के साथ हैं। जो जो जी चेंज होता है आपके पास जी इंक्रीज़ कर रहा है, आपका रेडियस भी इंक्रीज़ करता चला जाता है। सो आपके पास ये जो है ये सर्कुलर पैराबोलाइड्स जो हैं वो आपको मिलेंगे इस इक्वेशन से। इसी तरह से फाइंड एन इक्वेशन फॉर द सर्कुलर सिलेंडर इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वेशन है 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9। तो आपके पास क्या है, हमने इसको फाइंड द इक्वेशन फॉर द सर्कुलर सिलेंडर इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, इसको हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। सो ये x² प्लस y² इज इक्वल टू 9। तो ये आपके पास आ गई 4r² इज इक्वल टू 9 और r² इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 4, देन r इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि आपके पास z जो है वो आपके पास सेम है, रेडियस जो है वो आपके पास 3/2 जो है प्लस माइनस है। सो आपके पास ये एक सिलेंड्रिकल शेप है जिसका रेडियस 3/2 है और z जो है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी तक आपके पास जाता है। सो आपके पास रेडियस की जो है वो 3/2 और आपके पास जो है वो z की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी तक है कि आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। और ये आपको एक सिंपल जो है वो सिलेंडर दे रहा है। इसी तरह फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर x²। आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। आपके पास है x² प्लस y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको पहले तो सिंप्लीफाई कीजिए। x² प्लस y² हमने फॉर्मूला यूज़ किया -6y प्लस 9 इक्वल टू 9। सो हमारे पास क्या है x² प्लस y² -6y इज इक्वल टू 0। मैंने ये 9 और ये 9 दोनों कैंसिल आउट कर दिए, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब आप देखिए कि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को किस तरह रिलेट करते हैं। x इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है, y इज इक्वल टू r sin थीटा और r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन है। सो x² प्लस y² क्या है, आपके पास आ जाता है यहाँ से, अगर आप इससे करें तो आपके पास जो है वो x² प्लस y² -6y इज इक्वल टू 0। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास r² आएगा -6 और y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो ये आपके पास r sin थीटा आता है। सो आपके पास r -6 sin थीटा इज इक्वल टू 0। सो r इज इक्वल टू 6 sin थीटा। ये आपके पास जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो गिवन इक्वेशन थी उसका आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में वो इक्वेशन कन्वर्ट हो गई और ये आपके पास जो है रिजल्टेंट इक्वेशन आई। अब इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास एक सिलेंडर है जिसके जो सेंटर, जिसका सेंटर है ये है सिलेंडर, विथ सेंटर जो है इसका वो है 0, 3 पे है, ठीक है, और जो z है वो एज इट इज़ है और जो रेडियस ऑफ द सिलेंडर है वो क्या है, वो 3 है। सो आपके पास क्या है कि ये आपके पास y एक्सिस में 3 यूनिट्स जो है वो शिफ्ट हुआ है और इसका जो है सो x एक्सिस पे आपके जो है आपका
सिलेंडर टच करेगा, लेकिन एक्स एक्सिस पे ये है नहीं, और जी एक्सिस में पूरे का पूरा जो है ये आपका प्लस टू माइनस इन्फिनिटी जो है ये मूव करेगा। सो अगर हम इसको देखें तो आप देखिए कि ये एक्स एक्सिस पे ये नहीं लाई कर रहा, ये वाई एक्सिस पे 3 यूनिट्स इसका ये सेंटर ऑफ द सिलेंडर है, ये 3 यूनिट्स इस तरफ है और 3 यूनिट इस तरफ। वाई एक्सिस पे ये 6 यूनिट तक आ रहा है, और ये ऊपर जो है वो इसका, और इसकी जो रेडियस है उसकी जो है वो वैल्यू वो 0.6 साइन थीटा जो है इसकी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इसकी इक्वेशन है। सो ये हमारे पास जो है वो आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आपको एक शेप जो है इस तरह से मिलती है। और जी एक्सिस आप देखिए कि बेशक आपका यहाँ पे जी एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, ये आपका जी एक्सिस को भी टच कर रहा है, इसके सरफेस जो है वो जी एक्सिस को टच कर रही है, लेकिन ये अंदर जो है वो जी एक्सिस इसके नहीं है। लेकिन ये है कि सिलेंडर जो है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी तक जो है इसके साथ चलेगा। सो ये इन्फिनिट सिलेंडर है जिसका सेंटर जो है वो 0, 3 और जी पे है। डिस्क्राइब द सेट ऑफ पॉइंट्स whose cylindrical coordinates satisfy the given equation। ठीक है, हमने सेट ऑफ पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन r इज इक्वल टू -2 साइन थीटा। आपके पास क्या है, r इज इक्वल टू -2 साइन थीटा। अब हमें पता है हमारी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, फिर मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। रिपीट करने का मकसद ये है कि आप बार बार इसको देखेंगे तो आप इसको जो है आपको सही तरह से समझ आएगी, याद रहेगी कि ये सिंपल चीज़ें हैं, ये आपको याद करनी चाहिए ताकि जब कभी आप डिराइव कर रहे हों तो आपको इमीडिएटली पता चले कि आप गलती तो नहीं कर रहे। सो हम क्या करेंगे, हम इसको, हमारे पास आर स्क्वायर की फॉर्म में है, सो हमारे पास जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और फिर आपके पास है x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये हमारे पास इक्वेशंस हैं। और z इक्वल टू, क्योंकि स्पेस की बात है तो z जो है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है। सो हम अब हमारे पास जो है यहाँ पे r नहीं है, हम कैसे इसमें करें, या तो आप इसमें से साइन थीटा को कीजिए। तो आप, एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से साइन थीटा ले लें, साइन थीटा इज इक्वल टू y ओवर r, ठीक है, आप ये सब्स्टिट्यूट करें, ये r डिनोमिनेटर में आएगा, उसको मल्टीप्लाई थ्रू आउट करें तो आपके पास r स्क्वायर आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप इससे r को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती हैं साइन थीटा। सो x ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2y, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, हमने सेट ऑफ पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं विच सेटिस्फाई दिस गिवन इक्वेशन। सो हम पहले तो पॉइंट्स फाइंड आउट करें। सो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दूं तो आपके पास +1 इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपको क्या देता है कि दिस इज अ सिलेंडर हुज सेंटर इज एट x 0 है, y -1 है और z पे है। और रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या है, रेडियस जो है वो आपका सिलेंडर जो है वो 1 है, ठीक है। सो आपके पास क्या है कि आपके पास जो है वो सिलेंडर है जिसका सेंटर जो है वो 0 -1 और z जो है पूरे का पूरा आपका +2 माइनस इन्फिनिटी जा रहा है और इसका रेडियस 1 है। सो आपके पास क्या है, y जो है वो क्रॉस करेगा, सिलेंडर की जो सरफेस है वो क्रॉस करेगी y 0 पे, और जो है वो x के साथ आपकी इसकी में जिस तरह भी शेप बनती है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास ये पॉइंट्स हैं जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। और आपके पास जो है वो इक्वेशन जो है वो आपके क्या है कि आपने अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम ले लें तो रेडियस जो है इसका y को अगर हम देखें तो नेगेटिव साइड पे जब हम जाते हैं तो ये -1 यूनिट यहाँ है
सो आपके पास जो भी सर्कल बनेगा वो इस तरह से आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया था वो पहले पॉजिटिव साइड पे था, अब इस तरह का है। सो हमारे पास जी जो है वो ये इस तरह से यहाँ पे सिलेंडर जो है वो इस टाइप का इन्फिनिट सिलेंडर जो है वो ऐसा बनेगा। सो हमारे पास जो है ये पॉइंट माइनस वाई से आपके पास जो है ये वैल्यू यहाँ से आती है। डिस्क्राइब द सेट ऑफ पॉइंट्स whose cylindrical coordinates satisfy the given equation। ठीक है, हमारे पास क्या है, माइनस आर इज इक्वल टू, हमने बी इक्वेशन को देखना है, तो बी में क्या है आपके पास है आर इज इक्वल टू 2 cos थीटा, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर cos थीटा, और ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2x है प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो मेरे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने इधर 1 ऐड किया तो इधर भी किया, तो ये आपके पास अब आ गया x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो आपके पास ये सिलेंडर है जिसका सेंटर जो है 1 0 जी पे है, इसका सेंटर जो है सेंटर ऑफ द सिलेंडर है ये, रेडियस जो है इसका क्या है 1 है, और जो z कोऑर्डिनेट है ऑब्वियसली ये आपके पास है, और रेडियस 1 है तो 100 x पे आपके पास जो है अब आपका जो है वो y एक्सिस को टच करेगा और z एक्सिस को टच करेगा, और इसका जो है वो सेंटर जो है वो आपके पास x इक्वल टू 1 पे है। सो आपकी जो है प्लेन है वो उसमें इस तरीके से लाई करेगा जैसे हमने पहले 2 को क्वेश्चन किए हैं, लेकिन हमारे पास अब इसके y के बजाय z एक्सिस पे इसका सेंटर है। ये तो हमारे पास था, कुछ हमने एग्जांपल्स की कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात की। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारे पास जो था वो z एक्सिस जो था वो ही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का z एक्सिस था, जिसमें हम सिंपली एक स्ट्रेट लाइन के साथ हम उसको वेरी करते थे, तो जितनी भी शेप्स हमारी बनी वो सारी की सारी वो सिलेंड्रिकल शेप बनी। सर्कुलर सिलेंडर्स भी बने और कार्डोइड सिलेंडर्स भी बने और डिफरेंट शेप्स के सिलेंडर्स। आप अगर हमारे पास पैराबोलॉइड भी मैंने आपको बताया, और उसके अलावा जो है वो सर्कुलर पैराबोलॉइड भी हमने देखा। इसके अलावा भी मुख्तलिफ शेप्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में बन सकती हैं और बनाई जाती हैं। सो ये तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात थी स्पेस में। अब हम आते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। जब हम स्पेस में आते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सी शेप्स हैं जो कि स्फेरिकल शेप्स हैं, जिसमें बॉल्स हैं, जिसमें आपके सैटेलाइट्स हैं, जिसमें सैटेलाइट्स की वो प्लैनेट्स हैं, जिसमें आपके पास स्टार्स हैं, जिसमें आपके देखिए अर्थ है, मून है, आपके पास मार्स है, आपके पास जो है सन है, ये सारे के सारी आपकी सर्कुलर शेप्स हैं। सर्कुलर में भी ऑब्वियसली एग की शेप जो है वो उसके स्फेरिकल शेप में ही आती है, वो एक एलिप्टिकल शेप बनती है। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली 3D में वो एक गोल शेप, किसी तरह से भी गोल शेप हो, चाहे वो लंबूतरी रग्बी का बाल है वो है या कोई भी है, वो सारे के सारे आपके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आ जाते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो लोकेट करते हैं पॉइंट इन स्पेस विद एंगल। एंगल्स आपके अब 2 एंगल हो गए, ठीक है। आप जब स्फेयर की बात करते हैं तो एक तो उसका रेडियस हो जाता है, लेकिन उसके अलावा जो है उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ कोई ना कोई वो एंगल बना रहे होते हैं। कोई भी पॉइंट आप ले लें तो वो आपका अगेन ऑर्डर ट्रिपल होगा, ऑर्डर ट्रिपल्स हैं। और फिर जब थीटा की बात आ जाती है, कोऑर्डिनेट्स पोलर की बात आ जाती है, तो फिर हम एग्जैक्टली यही कहते हैं कि हमारा कोई भी एक पॉइंट जो है वो यूनिक नहीं होता, वो डिफरेंट एक ही पॉइंट को बहुत से कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो शो कर सकते हैं। सो हमारे पास 1 और मोर देन 1 जो है वो कोऑर्डिनेट होते हैं एक पॉइंट के। सो हमारे पास जब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात आएगी तो हमारे पास 2 एंगल होंगे और एक हमारे पास डिस्टेंस होगा जो कि उसकी स्फीयर की जो सरफेस से जो पॉइंट है या कहीं पे भी हमने पॉइंट लोकेट करना है, वो पॉइंट हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करेंगे वहाँ से उसका सेंटर से डिस्टेंस होगा। सो हम
इस ऑर्डर ट्रेपस को अब हम शो करते हैं। ये सिंपल जो है नॉर्मली रो कहलाती है, ठीक है, इसको रो कहते हैं, RHO रो। तो ये आपका रो है, रो एक एंगल आपका फाई है, एक एंगल आपका थीटा है। ये एंगल वही है जो आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में था। एक एंगल जो है वो अब जी एक्सिस के साथ जो है वो एंगल जो है वो बना रहा है फाई का। अब जी इक्वल टू जी नहीं है जैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में था। और रो इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आर द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो हम ये लेते हैं, सो आपके in which rho is the distance from P to the origin, ठीक है, और ये डिस्टेंस है, सो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। और जब ये ज़ीरो होगा तो ये पॉइंट यही सेंटर पे पॉइंट होगा, लेकिन अगर ग्रेटर होगा तो ऑब्वियसली ये पॉइंट P जो है वो डिफरेंट फ्रॉम उसका डिस्टेंस होगा, नॉन ज़ीरो, और ये ओरिजिन से हट के होगा। फाई इज़ द एंगल OP, ठीक है, ये आपके पास एक वेक्टर है OP, ठीक है, और मेक विद द पॉजिटिव जी एक्सिस। अब ये देखिए कि फाई जो एंगल है OP दैट मेक्स विद द पॉजिटिव जी एक्सिस। तो आपके पास जो है ये फाई एंगल जो है ये जी एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, और ये वेरी करता है फ्रॉम ज़ीरो से लेके पाई तक, ठीक है। आपके पास जो है ये एंगल जी जो है ये आपके इस प्लेन पे आता है, तो आपका फाई एंगल जो है वो आपके 90 का एंगल बनता है, और जब इस साइड पे जाता है तो -90 का एंगल बनता है। ये आपका फाई जो है ये आप जी मूव कर रहा है, प्लस से माइनस तक जाएं तो आपका एंगल यहाँ पे जी एक्सिस पे फाई एंगल 0 है, और जब आप मूव करते हैं तो नेगेटिव जी की तरफ जाते हैं तो ये फ्रॉम 0 टू पाई जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि 0 जी के साथ है, तो हमारा जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो फ्रॉम 0 टू पाई होगी। नेगेटिव डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो फ्रॉम 0 टू -पाई होगी। सो हमारा जो एंगल है वो अगर पॉइंट P जो है वो जी एक्सिस पे लाई करता है तो फाई 0 हो जाएगा, अगर -G पे लाई करता है तो आपका जो है फाई वो पाई हो जाएगा या -पाई होगा। सो हमारे पास जो है ये Z एक्सिस के साथ जो है वो हम इसको देख रहे हैं, और ये पॉजिटिव हमने कंसीडर किया है। थीटा इज़ द एंगल फ्रॉम द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो हमारा प्लेन में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स थे वो एंगल, ये वही एंगल है थीटा, और ये वही R है। अब लेकिन अब क्या है, अब पॉइंट P जो है वो आपका एक और पॉइंट है जो कि स्पेस में है, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो रो, फाई एंड थीटा हैं। सो हमने ये सारे के सारे जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ रो, फाई एंड थीटा जो हैं इनको ट्रांसफॉर्म करना है अपने कोऑर्डिनेट्स को। अब यहाँ देखिए कि आपके पास क्या है कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो यहाँ अगर इस कोऑर्डिनेट में हम जाएं तो हमारे पास जो है वो x क्या है, अगेन वही है, x cos थीटा है, y क्या है, r sin थीटा है, ठीक है। और अगर पॉइंट P को देखें तो P आपके पास क्या है इन टर्म्स ऑफ r, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ r आपके पास क्या है कि अगर ये एंगल आपका फाई है तो ये एंगल जो है ये आपका 90 -फाई होगा, या आप इसको π/2 -फाई कह सकते हैं, ठीक है, कि ये आपके पास दिस और दिस जो भी है आपके पास ये है। सो हमारे पास क्या है कि पॉइंट P जो है दैट इज़ इक्वल टू आपके पास R जो है वो आएगा OP, या आपके पास है रो, ठीक है, रो, और ये आपके पास है कॉस ऑफ 90 या π/2 हम लिख लेते हैं, π/2 -फाई, ठीक है। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप देखिए, आपके पास क्या है कॉस π/2 और -फाई, तो ये इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या है कॉस π/2 कॉस फाई और प्लस साइन π/2 साइन फाई, तो ये आपके पास साइन π/2 1 होगा, तो ये आपको रो साइन फाई देगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है वो ये तो आपने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये जो आपका लेंथ है ये आपके पास अगर हम देखें तो ये आपके पास जी है, ठीक है, ये आपका जी कोऑर्डिनेट है,
हमने कहा कि जो पैरेलल और सेम डायरेक्शन में होते हैं वो हम वेक्टर्स को इक्वल कहते हैं। सो हमारे पास ये लेंथ जो है और ये लेंथ जो है वो इक्वल है। सो हमारे पास जो z कंपोनेंट इसका है वो क्या होगा, z इक्वल टू रो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस फाई। सो हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा रो साइन पाई बाय 2 कॉस फाई। तो साइन पाई बाय 2 जो है वो आपके पास 1 है। सो कॉस फाई, तो ये आपके पास रो कॉस फाई आ जाता है। तो अब जो है, अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास क्या हो गया कि आपके पास x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, r आपके पास यहाँ से वैल्यू आई। तो आपके पास अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास रो साइन फाई आ जाता है और कॉस थीटा। इसी तरह से y क्या है, रो साइन फाई साइन थीटा, और r आपके पास है रो साइन फाई, z आपके पास है रो कॉस फाई। और आप इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपके पास ये क्या आता है, ये आप अगर इसको देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास आ जाता है रो साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर थीटा। इनमें से हम ये आपका रो स्क्वायर है, सो रो स्क्वायर कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर फाई भी कॉमन ले लें, तो आपके पास आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। सो ये आपके पास आ जाएगा रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब आपके पास आप देखिए कि आपके पास जो है z है वो रो कॉस स्क्वायर फाई है। तो मैं अगर इसमें ऐड कर दूं रो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ऐड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई ये वाला और प्लस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। और ये आपके पास आप फिर अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करें तो यू विल गेट रो स्क्वायर। सो यहाँ से आपके पास क्या चीज़ आती है, यहाँ आपके पास देखिए कि आपको मिलता है रो इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो आपके पास जो रो की वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, दिस इज़ द रेडियस ऑफ द इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। जो रो है वो आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में रो जो है रेडियस कहलाता है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो आपके पास जो टेंजेंट थीटा है वो y ओवर x है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप देखिए कि आपके पास कोऑर्डिनेट्स किस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं, किस तरह आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट जो हैं वो आपको किस तरह से आपस में रिलेट हो रहे हैं। सो हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि आपके पास क्या है, r जो है वो हमने अभी कैलकुलेट किया, r इज़ इक्वल टू रो साइन फाई, z इक्वल टू रो कॉस फाई, x जो था वो r कॉस थीटा था, y r साइन थीटा था। जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमें रो साइन फाई कॉस थीटा मिला। इसी तरह से y में जब हमने r को सब्स्टिट्यूट किया तो हमें रो साइन फाई साइन थीटा मिला। और इनको हमने आपको बताया कि जब आपने इनको कंबाइन किया और इनको इसका स्क्वायर और z का स्क्वायर आपने लिया तो आपको रो मिला। और इसी तरह से अगर हम देखें तो ये हमारे पास r स्क्वायर था। सो इन टर्म्स ऑफ r जो है वो हम इसको r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लिख सकते हैं। और उसमें जो है वो आपके पास जो है एंगल जो है वो आपको टेंजेंट थीटा जो है वो आपको y ओवर x मिलता है। सो ये आपकी जो थी रिलेशनशिप थी वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में थी। और इसके अलावा भी आपके पास जो है ये आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात थी कि अगर z कांस्टेंट है तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, और इनको हमने रिलेट किया स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ इस तरह से। फाइंड द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इक्वेशन
फॉर द स्फीयर, आपके पास ये एक स्फीयर है जिसमें एक्स वाई जी है और हमने इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में करना है। तो अगर हम इसको करेंगे, कैसे करेंगे, 2-3 इसके मेथड हैं, लेकिन बहुत आसान तरीका क्या है कि पहले तो हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसको हम ओपन करते हैं जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 इक्वल टू 1। तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2z इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2z। ठीक है, तो आप देखिए कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर क्या था, दैट वाज रो स्क्वायर। और अब देखिए कि आपके पास 2z क्या था, अगर हम देखें तो z इज इक्वल टू रो कॉस फाई है। सो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये आपके पास 2 रो कॉस फाई ये आपको वैल्यू आती है। सो अगर मैं इसको माइनस ना करती, इधर रहने देती तो भी था। सो एक तो हमारे पास रो आ जाएगा, देन रो माइनस 2 कॉस फाई इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो है आपके फाई जो है वो पाई बाय 2 होगा, तो ये आपके पास जो है वो 0। तो सो ये रो इक्वल टू 0 जो है वो आपको वही एक इसी में मर्ज है वैल्यू। सो हम कहते हैं कि रो इज इक्वल टू 2 कॉस फाई। ये आपको इसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जो हैं इस इक्वेशन के आपको मिलते हैं। और ये जो स्फेरिकल स्फीयर की इक्वेशन है, इसके सेंटर जो है वो x 0 है, y 0 है और z जो है वो 1 है। इसका स्फीयर का सेंटर जो है वो 1 पे है और इसका जो है रेडियस है वो भी 1 है। ठीक है, रेडियस भी 1 है। सो आपका जो है ये सारे का सारा जो सर्कल है वो प्लेन में नहीं होगा, बल्कि x y और z है। तो इसका जो है सेंटर वो ये है और यहाँ पे ये स्फीयर जो है वो ये इस तरह का स्फीयर सारे का सारा बनेगा। सो हम देखते हैं कि हमारे पास ये, हाँ देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है जो हमें देती है कि ये आपका पूरे का पूरा एक स्फीयर है जिसका सेंटर ये है और ये इसका रेडियस 1 है। सो आपके एक्स वाई प्लेन में सेंटर पे ये टच कर रहा है, लेकिन ये है कि ये z के साथ आपके पास जो है ये आपके पास सर्कल बन रहा है। और ये पॉइंट को कोई भी है जिसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हैं रो फाई एंड थीटा। ठीक है, नेक्स्ट जो है फाइंड द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर द कोन z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। पहले हम इसको करते हैं, हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। सो हम इसको z स्क्वायर ले लेते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब z जो था दैट वाज रो कॉस फाई। ठीक है, रो कॉस फाई। और जो है आपके पास एक्स स्क्वायर था, वाई स्क्वायर, तो x हमारे पास क्या था, दैट वाज रो साइन फाई कॉस थीटा। ठीक है, और y था रो साइन फाई साइन थीटा। तो ये आपके पास जो है वो हमने देखा कि एक तो ये है कि जी स्क्वायर जो है रो कॉस फाई इज इक्वल टू रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई थीटा प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आ जाता है रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर हमने ये कॉमन ले लिया, तो ये आपकी जो है वो आइडेंटिटी आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल आ गया। सो आपके पास आ गया रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई।
अब यहाँ देखिए कि आप अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। इट मीन्स दैट साइन स्क्वायर फाई ओवर कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फाई है दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4। ऐसे ही है ना कि आपके पास जो है वो पाई बाय 4 है। सो आपके पास जो कोण बनती है वो ये है, जिसमें आपके पास देखिए कि आपके पास जो आप इंक्रीज़ करते चले जाते हैं जी को, आपके पास जो है वो एंगल जो है वो पाई बाय 4 है यहाँ पे, कॉस पाई बाय 4 रो। तो आपके पास जो है वो ये शेप बनती है जो कि हम आपको बताते हैं। आपके पास एंगल जो है वो पाई बाय 4 है, तो आपके पास 1/√2 है। तो रो जो है जो आप इंक्रीज़ करते हैं इस रो को, आपका जी भी उसी तरीके से इंक्रीज़ करता है और आपकी जो कोण बन रही है वो ये इस शेप की बन रही है। और एंगल जो है वो आपका फाई, यहाँ जो फाई एंगल है वो एंगल 45 डिग्री का है और ये कोण आपकी जो है वो इस टाइप की बनेगी। और जी जो ऊपर जाएगा आपकी कोण जो है इसी के पैरेलल ये लाइंस जो हैं, और ये सारे के सारे आपके सर्कल बनेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो सर्कल है। तो ये सर्कुलर जो है हर जो जी के साथ एक कांस्टेंट जी पे आपको एक सर्कल मिलता है, जिसका ऑब्वियसली रेडियस साथ साथ चेंज होता जा रहा है। जी, तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात की, जिसमें मैंने आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के मतलब बताया और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के मतलब बताया। मैंने आपको बताया कि जब हम स्पेस में जाते हैं, जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो उसमें हमारे पास जो थर्ड कोऑर्डिनेट है, अगर वो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ही के तौर पे ले लें तो हमारे पास जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की इक्वेशन आती हैं, जिसमें आप बेस जो है वो उसको सर्कुलर जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में लेते हैं और उसके बाद जो थर्ड डायमेंशन है वो आपकी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट होता है। इसी तरह से हमने स्फेरिकल की बात की, तो स्फेरिकल में ये है कि जो थर्ड डायमेंशन भी है वो भी एक एंगल है। सो एक आपकी रेडियस ऑफ द स्फीयर है या कोई भी शेप है, उसका रेडियस या उसकी एक लेंथ है, डिस्टेंस है, और उसके अलावा 2 एंगल जो हैं वो आपने की। फिर उसके बाद हमने उनके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट किया स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, और उसके अलावा सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन को हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी कन्वर्ट करके आपको दिखाया। तो इनकी आपस में रिलेशनशिप और शेप्स के हवाले से कि जो डिफरेंट शेप्स बनती हैं वो किस तरह से बनती हैं, उनकी भी इंफॉर्मेशन हमने आपको इस लेक्चर में दी। आई होप कि आपके लिए कोई ये समझ आया होगा। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम जो है वो नया लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के हवाले से होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चा।